Hello, dear friends. How are you? I am fine, and today we are going to discuss this chapter. Let's start. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजहर आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी सेंटर में एक नए वीडियो सीरीज के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने बात किया था कि विकास होता क्या है और विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। कहने का मतलब कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस होती हैं और अलग अलग स्टेजेस को किस नाम से पुकारे जाती हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि एक बालक बाईं तरफ क्रॉलिंग कर रहा है, यानी रेंगता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद वो खड़ी हो गई और फिर दौड़ने लगी, फिर चलने लगी। इस तरह से फिर वो बुढ़ापे तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइफ का यानी डेवलपमेंट का स्टेजेस हैं। और जब वो बच्चा क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, तो उस समय की स्टेज को क्या कहते हैं, उसके बाद की स्टेज को क्या कहते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका है। दोस्तों, अगर अभी तक से आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो राइट कॉर्नर में आई बटन नज़र आ रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख ले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी टॉपिक्स जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि DSSS, KVS, CTET, JTET, अदर स्टेट टेट जो भी हैं, सभी में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपसे बड़ी उम्मीद लेके मैं आया हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और मेरी आशा यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आते हैं तो आप एक भी सवाल को छोड़ के ना आए। दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास के सिद्धांत को जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए फाड़ू से फाड़ू टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विकास के सिद्धांत होते क्या है। इससे पहले मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट वर्ड है, विकास जो शब्द है, इसका सही मतलब क्या होता है। संक्षिप्त में यानी एक शब्दों में अगर कहा जाए, एक वाक्य में कहा जाए, तो विकास का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टमेटिक चेंज, एक ऐसा सिस्टमेटिक बदलाव जिसमें एक मानव, एक व्यक्ति, एक बालक डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिपेंडेंसी होता क्या है। जब एक बच्चा दुनिया में कदम रखता है, अपनी माँ की कोख से जब दुनिया की नज़ारों को देखता है, तो उस समय बच्चा अगर कुछ करना चाहता है तो वो खुद से नहीं कर पाता। जैसे अगर कोई बालक चाहता है कि मैं अपने माँ का दूध पीऊँ, मुझे खाना मिले, तो उसे क्या है कि वो अपने से नहीं कर सकता, उसको पिलाना पड़ेगा। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि उस बच्चे को कोई भी कार्य खुद से नहीं कर पाएगा, यानी वो किसी ना किसी तरह से अपने माँ बाप, अपने भाई बहन यानी अपने परिवार पर निर्भर है। ठीक है ना दोस्तों। अगर वो बालक उठना चाहेगा तो वो अपने नहीं उठ पाएगा। कब की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक बालक दुनिया में कदम रखता है, अपनी माँ की कोख से दुनिया की नज़ारों को देखता है, यानी एक नन्हा बालक जब पैदा होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, वो डिपेंडेंसी से यानी निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ आ जाता है, यानी वो अपने काम खुद करने लगता है। क्या आपने कभी देखा है कि एक बालक जब थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जब चलने फिरने लगता है, तो देखना कोई काम को जब बोलोगे कि नहीं बेटा चलो मैं शर्ट पहना देता हूँ, तो बच्चा बोलेगा नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं खुद से पहन लूँगा। इसका मतलब क्या,
कि वो बच्चा डिपेंडेंसी से अब ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, कि जब एक बालक डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। सिंपल वर्ड में, लेंदी ना करते हुए मैं बता दूं कि ये जो डेवलपमेंट है, एक जब बालक डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ना कुछ रूल को वो फॉलो करता है। उसका जो डेवलपमेंट है एक निश्चित एक सिद्धांत को फॉलो करते हुए डेवलपमेंट होता है, यानी उसका जो विकास है एक प्रिंसिपल के आधार पर होता है। क्या है वो प्रिंसिपल्स? आज उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम जानेंगे कि डेवलपमेंट के होते कौन कौन से प्रिंसिपल हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को हम लोग टोटल देखेंगे 12, यानी जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। तो उन 12 को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट कर देखेंगे। एक कैटेगरी को कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। दोस्तों एक कैटेगरी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक जैविक सिद्धांत। इसके अंतर्गत कितने नियम्स होंगे, कितने प्रिंसिपल्स होंगे? तो 3। जैविक सिद्धांत कितने हैं? 3। ठीक है, और हम लोग जो 9 है जनरल प्रिंसिपल जानेंगे, यानी सामान्य जो सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। तो कुल कितने हो गए? 12। 3 हमारे यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी सार्वभौमिक जैविक सिद्धांत, और 9 जो है वो सामान्य सिद्धांत। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जिसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं, उन तीनों का नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये तीनों बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो नजर आ रहा होगा आपको, सेफेलोकाउडल। सेफेलोकाउडल क्या होता है? ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, सेफेलिक और कॉडल। सेफेलिक का मतलब होता है हेड और कॉडल का मतलब होता है टो। ठीक है, तो यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हेड से टो की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कहा जाता है, विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों पहला मेरा क्या हो गया? सेफेलोकाउडल। दूसरा है प्रोक्सिमल डिस्टल। ये प्रोक्सिमल डिस्टल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और तीसरा जो है ऑर्थोजेनेटिक। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के अंदर 3 सिद्धांत आते हैं। पहला क्या है? सेफेलोकाउडल, प्रोक्सिमल डिस्टल और ऑर्थोजेनेटिक। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो सामान्य सिद्धांत हैं, है ना, उसके अंतर्गत कितने नियम आते हैं, कौन कौन से नियम आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ, इनको कॉपी में लिखते जाए, क्योंकि यहाँ से हर टीचिंग एग्जाम में एक ना एक सवाल रहता ही है। ठीक है दोस्तों, सामान्य सिद्धांतों के अंदर हम लोग 9 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और ये 9 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इसके परिभाषाएं क्या होती हैं, इसको क्यों कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हम लोग आगे जानने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा होता है वो प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट का रेट है ना उसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी है, इस चीज़ का सिद्धांत दूसरे नंबर पर। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। इस ब्राह्मण में जितने भी शिशु पैदा लेते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता है, रंग का, रूप का, है ना, जेनेटिक्स डिफरेंसेस हैं, हाइट का डिफरेंसेस है, यानी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट हर अलग अलग बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है ना, तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग
प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी जो डेवलपमेंट होता है ना वो एक यूनिफॉर्म रेट से, रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म पैटर्न से होता है। देखिए दूसरा, यानी जो ये सेकेंड पॉइंट है और ये जो फोर्थ पॉइंट है, इन दोनों को गौर से समझें, इन दोनों में अंतर है। सबसे पहले मैंने दूसरे में क्या बताया कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी यूनिफॉर्मिटी की कमी है, लेकिन नीचे मैंने फिर कह दिया फोर्थ नंबर में क्या कहता है कि पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी होता है, और यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी की कमी किस चीज़ में है, रेट ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक ना। यानी जो डेवलपमेंट का रेट होता है, दर होता है ना, उसके रेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन पैटर्न की बात करें, हर मानव, हर व्यक्ति, हर बालक पहले बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे सहारे लेके खड़ा होना सीखता है, इस तरह से फिर चलना सीखता है। तो ये पैटर्न जो है सभी व्यक्तियों के लिए सेम है, लेकिन रेट अलग अलग है। रेट अलग अलग का महीना मतलब, कहने का मतलब कि एक बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है तो एक बच्चा बहुत देर से चलना सीखता है, यानी उसके जो डेवलपमेंट का रेट है वो अलग अलग है, लेकिन पैटर्न तो सेम है। वो भी पहले रेंगता है, फिर खिसकता है, फिर सहारे लेके चलता है, हर बच्चे में। तो पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसा होता है। लेकिन रेट की बात करें तो रेट में यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है, यानी अलग अलग बच्चों में डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग दर से होता है, अलग अलग रेट से होता है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। फ्रॉम यहाँ काट दीजिएगा, ये फ्रॉम ना होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, यानी डेवलपमेंट जो होता है ना वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जनरल का मतलब हो गया सामान्य और स्पेसिफिक का मतलब हो गया विशिष्ट। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, 6 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, 7 प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड 8 प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन। ठीक है, इंटरएक्शन का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलुएं होती हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। इस तरह से डेवलपमेंट के मैंने टाइप्स बताए हैं, डोमेन्स बताई हैं। हर एक डोमेन एक दूसरे को अफेक्ट करता है, यानी सब एक दूसरे से इंटर रिलेशन है और एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का 6th और 7th और 8th प्रिंसिपल की बात करें। अब जो फाइनल एंड लास्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबली। ठीक है, प्रिडिक्टेबली का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम लोग पहले से पता कर लें। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पूर्व अनुमान, यानी पहले से अनुमान लगा लेंगे। कहने का मतलब क्या है, जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होगा तो वो रोएगा जरूर, है ना, तो ये हम लोग पहले से जानते हैं। फिर जानते हैं कि जब रोने लगेगा तो जब भी उसे भूख लगेगी ना, जब भी उसे अपनी माँ का दूध पीना होगा, यानी उसे अपने आहार लेना होगा, खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रोना स्टार्ट करेगा, है ना। ये हम लोग पहले जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है ना वो सेम होता है, लेकिन रेट अलग अलग होता है। तो हम लोग डेवलपमेंट के जो पैटर्न है उसको हम लोग पहले से पता कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी प्रिडिक्ट करने का एबिलिटी होता है ना। तो डेवलपमेंट को पहले से पता लगाया जा सकता है, उसके पैटर्न को, रेट को नहीं, पैटर्न को पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके, सबसे पहले जो हम लोग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात किए उसके अंतर्गत 3 देखें, फिर हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत 9 देखें, यानी 9 प्रिंसिपल्स देखें, सभी को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिना सांस लिए मैं बोलते ही जा रहा हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं बोर लग रहा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखना एक शिक्षक का बहुत बड़ा गुण होता है। तो चलिए धैर्य बनाते हुए हम लोग आगे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि बायोलॉजिकल जो हम लोग के प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों के बारे में जानेंगे, कि जो जैविक सिद्धांत हैं डेवलपमेंट के उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हम लोग ने 3 देखा था,
उसके अंतर्गत पहला नंबर जो था सेफलोकॉर्डल। मैंने बताया था कि सेफलोकॉर्डल 2 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला जो वर्ड है ना सेफलोकॉर्डल में, इट मीन्स हेड टू टो। अगर हम सेफलोकॉर्डल का पूरा मतलब निकालें तो पूरा मतलब होता है हेड टू टो, यानी सर से पाँव की तरफ, सर से पाँव की तरफ। ठीक है। सेफलिक का मतलब देखिए, सेफलोकॉर्डल है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला है सेफलिक। सेफलिक मीन्स हेड। ठीक है। जैसे एक बालक है तो ये सर हुआ, ये इसका बॉडी हुआ, ये मान लीजिए पैर और ये हाथ हो गया। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि सेफलिक का मतलब होता है हेड। ठीक है। ये जो हेड नज़र आ रहा है ये सेफलिक हो गया, और इधर जो टो नज़र आ रहा है, पैर बोलिए पाँव बोलिए, है ना, उसको बोलते हैं कॉर्डल। कॉर्डल का मतलब होता है टेल रीजन, यानी पूंछ, नीचे का भाग। ठीक है। अगर हम पूरी तरह से अगर इसका बात करें, अगर हम इसका एक विशिष्ट अर्थ निकालें तो इसका विशिष्ट अर्थ क्या होगा कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बालक का जो विकास होगा वो हेड से टो की तरफ होगा, यानी पहले सर का विकास होगा तब उसके तरफ अन्य शरीर के भागों का होगा। ठीक है। द इन्फेंट्स जो बालक होता है, हेड इज प्रोपोर्शनटली लार्जर देन द बॉडी ड्यू टू विच इन्फेंट्स वाइल क्रॉलिंग यूजेस द आर्म्स अर्लियर देन द लेग्स। कहने का मतलब क्या है ना, इन्फेंट्स जो है, बच्चा है, उसका जो हेड है ना वो समानुपातिक रूप से उसके शरीर के अन्य भागों से, यानी सर जो है वो अन्य शरीर के अंगों से कहीं ना कहीं बड़ा होता है। और जब बड़ा होता है तो इसलिए बच्चा क्या करता है ना कि सबसे पहले हेड को कंट्रोल करना सबसे पहले बच्चा हेड को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है, इट इंडिकेट्स, ये बताता है कि द हेड डेवलप्स बिफोर द बॉडी इन द प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल जो पीरियड है ना बच्चों, प्रीनेटल का मतलब होता है ना कि पूर्व प्रसव जो अवस्था है, जब बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है उससे जन्म तक। ठीक है। 0 to टिल बर्थ, यानी जब से वो माँ के गर्भ में है ना, उससे जन्म लेने तक, है ना, माँ के गर्भ में जब तक से उसको प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है ना। तो इसका मतलब होता है कि मतलब लगभग 5 महीना, है ना, तो 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, तो लगभग 5 महीने तक का जो पीरियड होता है ना, उसमें बच्चे का जो शरीर होता है उसमें सबसे पहले उसका हेड डेवलप करता है। ठीक है। तब शरीर के अन्य अंगों का विकास होता है। तो सेफलोकॉर्डल का मतलब हो गया कि विकास जो होगा वो हेड से टो की तरफ होगा। सिंपल से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें से हेड से टो की तरफ अगर डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो सिंपल सा आपका इसका आंसर हो जाएगा सेफलोकॉर्डल। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अगला जो हम लोग सेकेंड नंबर जो देखे थे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर, वो था मेरा प्रोक्सिमल डिस्टल। ठीक है। तो प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सेफलोकॉर्डल को अगर फिगर के माध्यम से अगर समझना चाहें तो आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि बाईं तरफ जो बालक का फिगर है वो है 5 महीने से पहले का। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बालक का जो शरीर है वो सर के मुकाबले में कहीं ना कहीं छोटा है। यहाँ पर जैसे ही वो सेकेंड स्टेज में आता है, जब वो बालक पैदा ले लेता है यानी दुनिया में कदम रखता है ना, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चे का शरीर के अन्य भागों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा शरीर के अन्य अंगों में, यानी हेड से स्टार्ट जो डेवलपमेंट हुआ था वो सर से, और सर का विकास ज़्यादा हो गया था। फिर धीरे धीरे अन्य शरीर के अंगों का विकास होना स्टार्ट हुआ, और फाइनली जब वो पूरी तरह से एक युवा बन जाता है, एक व्यक्ति का रूप ले लेता है, तो उसके शरीर के सभी अंगों का, है ना, पूर्ण तरह से विकास हो चुका हुआ होता है। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे विकास होता है और एडोलेसेंस में क्या क्या बदलाव होते हैं, वो आप बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर वक्त मिलेगा तो मैं बना दूंगा कि एडोलेसेंस में के शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं और किस तरह के बदलाव होते हैं। तो इस फिगर से यही हम लोग का निष्कर्ष निकलता है कि बालक का सबसे पहले सर का विकास होता है, तब जाके हम लोग का अन्य अंगों का विकास होता है। ठीक है।
तो इस तरह के विकास को क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहा जाता है, और ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सेफेलोकॉर्डल को अगर हम लोग और डीपली अगर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, संक्षिप्त में अगर उसका उत्तर जानना चाहें, आप अगर नोट करना चाहें तो इस चीज़ को नोट कर लें। सबसे पहला जो पॉइंट कहता है ना सेफेलोकॉर्डल में, हम लोग तो जाने कि सेफेलोकॉर्डल दो वर्ड से मिलके बना है। एक सेफेलो से सेफेलिक है और कॉर्डल। सेफेलिक का मतलब क्या होता है? सेफेलिक का मतलब क्या होता है? हेड। और कॉर्डल का मतलब क्या होता है? टेल। ठीक है, एक सिक्के का जो हेड और टेल होता है उसी तरह से, है ना, सेफेलिक का मतलब हेड हो जाता है और कॉर्डल का मतलब क्या हो जाता है? टेल हो जाता है। ठीक ना? तो यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल के अंतर्गत पहले बिंदु को अगर हम लोग देखें तो पहला बिंदु क्या कहता है? पहला बिंदु कहता है कि जो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो डिस्क्राइब्स करता है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने वाले प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, द हेड रीजन स्टार्ट्स ग्रोथ एट फर्स्ट, यानी सबसे पहले सर वाला भाग मतलब शुरू में वो ग्रोथ करता है, किसके मुकाबले? अदर ऑर्गेन्स स्टार्ट डेवलपिंग, यानी दूसरे जो ऑर्गेन्स हैं, अंग हैं, वो डेवलप करना स्टार्ट करे उससे पहले जो बालक का जो अंग होता है, कौन सा अंग? हेड, वो रीजन सबसे पहले ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें, द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, देन द आर्म्स एंड देन द लेग्स। सबसे पहले जो बालक होता है वो अपने सर पे कंट्रोल करना सीख लेता है, उसके बाद अपनी बाजुओं पर और उसके बाद अपने पैरों पर। ठीक है, यानी शरीर का जो सबसे पहले जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? स्टार्ट हेड से, फिर आर्म्स का यानी कलाइयों का, बाजुओं का, तब पैर का जाके डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन्फेंट्स यानी बालक डेवलप्ड कंट्रोल ऑफ हेड एंड फेस मूवमेंट्स एट द फर्स्ट 2 months। कहता है कि जो शिशु है, बालक जो है, वो कंट्रोल करना सीख लेता है, किसका? हेड का और फेस मूवमेंट का, यानी चेहरे की बनावट और सर पर कंट्रोल करना सीख लेता है बच्चा। लगभग कितने महीने में? जन्म के 2 महीने तक, है ना। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, दे आर एबल टू लिफ्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को उठा पाता है ऊपर, है ना, बाय यूजिंग देयर आर्म्स, यानी अपने बाजुओं की मदद से। देखना, जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, जब उसे पलंग में सुला दीजिए आप, तो देखिएगा कि कुछ महीने के बाद, यानी 2 महीना या 4 महीना 5 महीना के बाद आप देखिएगा कि बालक अपने बाजुओं की मदद से करवट लेना स्टार्ट करता है और करवट लेकर वो पेट के बल आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो बेटा कैसा पेट के बल सो गया है। तो ये खुशी का माहौल होता है ना। ज़िंदगी का भी कुछ अलग रोल है दोस्तों। क्या कीजिएगा, ये रोना जो होता है ये 2 तरीके से देखा जाता है समाज में, कि जब हम लोग रोते थे तो लोग खुश होते थे, और एक ऐसा रोना होता है जिसमें लोग दुख होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि एक खुशी समय का रोना और एक दुख के समय रोना, ये दोनों रोने में अंतर है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब एक बालक पैदा होता है ना, तो वो अगर रोता है तो लोगों में खुशी हो जाती है ना, और अगर वो नहीं रोता है उसी समय तो इसका मतलब लोग उदास हो जाते हैं। और वही ज़िंदगी जब बड़ी हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि जब हम लोग मौत के कगार पर चले जाते हैं, यानी हम लोग कब्र की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है कि लोग हमारे चुप होने पर रोते हैं, है ना, और ना चुप होने पर भी खुश होते हैं। तो ये कहने का मतलब यही है कि जब बालक पैदा होता है तो ना रोए तो दुख और रोए तो खुश। ये रोना पे भी खुशी मिलता है, ये चीज़ हम लोग नहीं जानते थे। ठीक है। चलिए हम लोग फाइनल जानते हैं कि नेक्स्ट गेन कंट्रोल ओवर लेग। सबसे पहले तो वो अपने सर पे कंट्रोल करना सीखता है लगभग 2 महीने में, है ना, और 2 महीने के बाद अगर बात करें तो बच्चा अपने आर्म्स की मदद से अपने आप को लिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी अपने आप को हाथों के मतलब बाजुओं की मदद से अपने आप को उठाने लगता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गेन कंट्रोल ओवर लेग, यानी पैरों पर कंट्रोल पा जाता है,
एंड एबल टू क्रोल, और रेंगने लगता है, घुटनों की मदद से वो रेंगने लगता है। फिर स्टैंड, सहारे को लेकर, किसी सहारे को, किसी दीवार को पकड़कर वो खड़ा होने लगता है। फिर धीरे धीरे सहारे को पकड़कर वॉक करता है। फिर जब वो पूरी तरह से वॉक करना सीख जाता है तो वो दौड़ने लगता है, और दौड़ने के बाद जंप करना सीखता है। कहीं देखिएगा बच्चे बड़े शरारती होते हैं, दीवार जब ऊंचा होगा, है ना, जिसको हम लोग पीढ़ा वगैरह कहते हैं, जो एक ऊंची दीवार के साथ बैठने के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर बच्चे चढ़ चढ़ कर छलांग लगाते हैं, क्लाइंब करते हैं, है ना, जंप करते हैं। ठीक है। और बच्चे बड़े आप जब उसे मेले ले जाओगे तो बच्चे क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ये डे बाय डे एक डेवलपमेंट का पैटर्न है ना। और बच्चे सबसे पहले, यहाँ मेरा मकसद क्या है बताने का, कि सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे का सबसे पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, बाकी के शरीर के अंगों का, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमल डिस्टल। प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रोक्सिमल डिस्टल में प्रोक्सिमल जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले प्रोक्सिमो, और प्रोक्सिमो का मतलब होता है नियर, नियर मतलब सामने, और डिस्टल, डिस्टेंस से बना हुआ डिस्टल, इसका मतलब होता है दूर यानी फार, है ना। यानी कहने का मतलब है कि नज़दीक से दूर, नज़दीक से दूर, इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल डिस्टल। कहने का मतलब देखिए, मैं एक फिगर के माध्यम से मैं भी समझाऊंगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि एक मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ अगर डेवलपमेंट होता है ना, बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है तो इसको कहते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल, यानी सामने से दूर की तरफ ये डेवलपमेंट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है, जब आप फिगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट में मैंने क्या बताया कि जो प्रोक्सिमल डिस्टल है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले प्रोक्सिमो, और प्रोक्सिमो का मतलब होता है नियर यानी सामने, और डिस्टल का मतलब होता है फार, फार का मतलब दूर। बच्चे का जो प्रीनेटल पीरियड होता है ना, कहने का मतलब 5 मंथ से लेके अंटिल बर्थ, यानी बच्चा जब गर्भ होता है 5 महीने से लेके जब बर्थ तक, जन्म तक, है ना, वो जब पीरियड में होता है, व्हेन द फेटस बॉडी ग्रोज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स, यानी बच्चे की सबसे पहले, है ना, अंदरूनी भाग का डेवलपमेंट होता है, तब अन्य भागों का डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब पहले सेंटर में डेवलपमेंट होता है, तब बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है, यानी इंटरनल डेवलपमेंट तब एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट, ये एक ऐसा डेवलपमेंट होता है दैट प्रोसीड, जो कि संपन्न होता है फ्रॉम द सेंटर, देखिए मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, यानी शरीर के केंद्र से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और शरीर के बाहर की तरफ उसका डेवलपमेंट प्रोसीड करता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमो का मतलब होता है, प्रोक्सिमो मतलब सामने, डिस्टल मतलब दूर। देखिए बड़ा आसान है, इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए ये प्रोक्सिमो को छोड़ दीजिए आप, लास्ट में देखिए डिस्टल, तो डिस्टल बाद में है ना, तो इसका मतलब कि डिस्टल मतलब दूर, इस डिस्टेंस से बना डिस्टल, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि सामने से दूर, यानी सेंटर से आउटवर्ड, सेंटर से आउटवर्ड यानी केंद्र से बाहर की तरफ, इस तरह का डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बड़े गौर से देखें और नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिगर की मदद से समझते हैं कि प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक बालक है और बालक का स्केच है, उसमें से देखिए कि हम यहाँ पर लिखे हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको, नियर। प्रोक्सिमल का मतलब आप लोगों को क्या बताया था मैंने, नियर, सामने। पहले बॉडी के सेंटर पार्ट का डेवलपमेंट होगा, तब बाहर की तरफ डेवलपमेंट हो, ठीक है। यानी जैसे ये आर्म है ना, बाजू है, तो बाजू में सबसे पहले क्या होगा ना कि इसके इस पार्ट पर, है ना, आर्म का डेवलपमेंट पहले होगा, यहाँ पर मूवमेंट करना बच्चा स्टार्ट करेगा, तब धीरे 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 वो फिंगर का मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटर से बाहर की तरफ, तो इसका मतलब होता है कि प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे पैर की बात करें तो इसमें लेग में सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, यहाँ पर हरकतें करेगा बच्चा, फिर घुटने के बल में वो बैठना स्टार्ट करेगा, और फिर लास्ट में वो अपने जो पैर का जो नीचे वाला पार्ट है
उसकी मदद से वो खड़े होना स्टार्ट करेगा, पैरों के फिंगर की मदद से वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले डेवलपमेंट सेंटर में हुआ और सेंटर से बाहर की तरफ। तो इस तरह का डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो हम लोग का थर्ड है वो है ऑर्थोजेनेटिक। ऑर्थोजेनेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा कि लोग मानते हैं कि इंसान इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है ना, गॉड है, लेकिन साइंस इन चीज़ों को मानता नहीं। साइंस प्रूफ के थ्रू ये कहा है कि जो ये दुनिया जो है इसमें सबसे पहले जो लोग थे वो क्रॉल करते थे जानवरों के रूप में, यानी बंदर जिस तरह से चलते थे उस तरह से लोग चलते थे। और उसके बाद धीरे धीरे एक पैरों की मदद से, यानी चारों मतलब जानवर जो चारों पैरों की मदद से यानी चलते थे, उस तरह से इंसान पहले चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो दो पैर की मदद से चलना स्टार्ट, यानी स्ट्रेट खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से एक हायरार्की चला डेवलपमेंट का। तो इसको कहते हैं ऑर्थोजेनेटिक। क्या कहते हैं इसको? ऑर्थोजेनेटिक्स, यानी एक लगातार इवोल्यूशन, विकास, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रमिक विकास के नाम से भी जाना जाता है ऑर्थोजेनेटिक का मतलब, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, परसेप्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जितने तरह के एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी जो डेवलपमेंट हैं वो प्रोग्रेस करते हैं क्या, किधर से? फ्रॉम लैक ऑफ डिफरेंशिएशन टू इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन। यानी पहले जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उन सभी में पहले विभेदीकरण की कमी होती है। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है ना बच्चों, मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियो में, इसके लिए लाऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जानने की ज़रूरत है कि पहले बच्चों में डिफरेंशिएशन की कमी होती है और वो डिफरेंशिएशन में कमी से वो धीरे धीरे डिफरेंशिएशन में इंक्रीजमेंट आता है। ठीक है, एक हायरार्की चलता है, यानी एक वंशानुक्रम तरीके से चलता है ना यार। ये इसके बारे में किसने बताया था? हिंज वार्नर ने 1975 में बताया था। क्या कहा था उसने? कि जो बच्चा होता है, बच्चे के डेवलपमेंट के जितने भी पहलुएं हैं, जैसे कि कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात करें, है ना, फिजिकल शारीरिक विकास की बात करें, या इमोशनल, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, मॉरल डेवलपमेंट की बात करें, नैतिक विकास का, तो जितने भी पहलुएं हैं विकास का, उन सभी में पहले डिफरेंशिएशन की कमी होती है। और उन डिफरेंशिएशन की कमी से वो धीरे धीरे एक प्रोग्रेस करता है डिफरेंशिएशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, है ना। और इस तरह से एक हायरार्की बनता है। और इसको किसने बताया था? हिंज वार्नर ने। कब बताया था उसने? 1975 में। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोजेनेटिक। और अगर इसको आसान भाषा में अगर जाना जाए तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ का जो डेवलपमेंट होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ का जो डेवलपमेंट होता है, इसी को क्या कहा जाता है? ऑर्थोजेनेटिक। उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोजेनेटिक कहा जाता है। पहले मानव का शरीर सिंपल था, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट करके वो क्या हो गया? बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? ऑर्थोजेनेटिक। ठीक है ना। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है ना दोस्तों, शेयर करो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत तीन थे, प्रोक्सिमल डिस्टल, है ना, सेफेलोकॉर्डल और ऑर्थोजेनेटिक, इन तीनों को हम लोगों ने देख लिया। अब जानेंगे हम लोग जनरल प्रिंसिपल के बारे में कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। और ऑर्थोजेनेटिक को किसने दिया था दोस्तों? हिंज वर्नर्स ने। ठीक है, और हिंज वर्नर्स ने क्या कहा था कि ऑर्थो का मतलब होता है डायरेक्शन, है ना, और जेनेटिक्स का मतलब होता है ओरिजिन, है ना, जेनेसिस से बना है जेनेटिक्स, यानी एक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक डेवलपमेंट किसी अगर खास दिशा में होता है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, सिंपल से अगर कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर डेवलपमेंट होता है, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर डेवलपमेंट होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग
जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर हम लोग 9 तरह के इस प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, 9 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जैसा कि आपको पता होगा कि जो टर्म है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। लगातार कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो डेवलपमेंट जब इंसान माँ की गर्भ में होता है, वॉर्म में होता है, वहाँ से लेके जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता, यानी टॉम में नहीं चला जाता है, तब तक उसका विकास होते रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यानी वॉर्म से टॉम, यानी माँ के कॉक से कब्र तक डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन ग्रोथ नहीं। याद रखिएगा, जो वृद्धि है एक आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, किसी एक निश्चित उम्र के बाद इंसान का या पेड़ हो, कुछ भी हो, उसका डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ जो है रुक जाता है ना। अगर हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन की बात करें कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट ऑफ लाइफ साइकिल, यानी पूरे जीवन भर वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फिगर की मदद से एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे, बाएं साइड एक बालक गर्भ में है और दाएं साइड आपको RIP नज़र आएगा, रेस्ट इन पीस। मरने के बाद लोग RIP लिख देते हैं, है ना, लेकिन उसके दर्द को कौन क्या महसूस करता है ना। तो चलिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूटी का, कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो वॉर्म से यानी कॉक से टॉम की तरफ जाता है, यानी कब्र की तरफ जाता है। यानी विकास वॉर्म से टॉम तक चलता रहता है, लेकिन ग्रोथ नहीं चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। इस टर्म को जरा गौर से समझें, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और हम लोग बाद में जानेंगे कि डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म किस चीज़ में नहीं होता है, रेट में, यानी दर। हर बच्चे का विकास जो होता है उसका दर अलग अलग होता है। कोई बच्चा तेज़ी से डेवलप करता है, कोई बालक तेज़ी से डेवलप नहीं करता है। आप जैसे देखे होंगे कोई मिल गया पिक्चर, है ना, उसमें जो ऋतिक रोशन होता है, वो ऋतिक रोशन का डेवलपमेंट नहीं होता है, विकास हो जाता है, यानी ग्रोथ तो हो जाता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। और उसी की उम्र के बच्चे जो छोटे थे, लेकिन उन लोग का हाइट यानी ग्रोथ नहीं था, लेकिन डेवलपमेंट हो गया था। तो पहले डेवलपमेंट उस लोग का हो गया था बच्चों का, ऋतिक रोशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब कि अलग अलग बच्चे में अलग अलग दर से, अलग अलग रेट से डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट के रेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यानी सबका रेट अलग अलग होता है, यानी विकास का जो दर होता है वो असमान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसको अगर फिगर की मदद से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे तीसरा, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव हैं, सब में किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग हैं। सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में, अगर हम रंग की बात करें, हाइट की बात करें, या तो उसके शारीरिक बनावट की बात करें, यानी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो किसी न किसी तरह से हर इंसान, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और सभी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग हैं। अब हम बात करें 4th नंबर में, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी बालक में जो पैटर्न होता है ना डेवलपमेंट का, वो सेम होता है। या तो वो ऋतिक रोशन था, या तो वो उसके दोस्त थे, है ना, कोई मिल गया जादू वाला पिक्चर, है ना। तो उसमें क्या, ऋतिक रोशन भी पहले रेंगना सीखे होंगे, क्रॉलिंग करना, फिर खिसकना, फिर स्टैंड करना, खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, है ना। इस तरह से वो उसके दोस्त जिसका डेवलपमेंट पहले हो गया था, लेकिन पैटर्न तो सबका सेम था ना, सबका पैटर्न एक जैसा होता है। यानी
एज जैसे जैसे बढ़ेगा सबका डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है ना वो एक जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो पैटर्न सबका एक होता है लेकिन रेट जो डेवलपमेंट का वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। मैंने कहा था कि यहाँ पर ये जो फ्रॉम है इसको काट दे, यहाँ पर लिख देना है टू। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर का सिद्धांत। कहने का मतलब क्या है ना कि पहले बालक जो होता है, यहाँ पर जनरल का मतलब क्या है पहले मैं समझा देता हूँ कि जनरल का मतलब क्या होता है और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। जब बालक होता है ना तो बालक क्या करता है कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय अगर उसे आप कुछ खाने दें, जब वो दूध का बोतल को पकड़ता है तो देखिएगा कि वो दोनों हाथों से पकड़ के पीता है। यानी और जब वो बड़ा हो जाता है, अब उसे दूध पीने देंगे तो आप उसे गिलास में पकड़कर उसे किस तरह से पीना है ना, उस एक स्पेसिफिक तरीके से उसे पिएगा। कहने का मतलब पहले वो दूध के बोतल को पूरे हाथ से पकड़ता था, लेकिन अब उसी दूध के बोतल को अगर आप देते हैं गिलास के रूप में तो वो सिर्फ 2 फिंगर की मदद से पकड़ के उसे पी लेता है। यानी वो उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हो रहा है ना। अब यहाँ समझाता हूँ मैं समझाता हूँ यहाँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार चाइल्ड लर्न्स, बच्चा सीखता है टू रिस्पॉन्ड, है ना, अनुक्रिया देना, जनरल टर्म्स, देन ग्रेजुअली पिक्स अप स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। While waving, the child initially uses full arm and then learns to wave only palm, similar in the case of with language where the she address all individual mummy and papa etc. देखिएगा पहले जो बच्चा होता है ना वो मम्मी और पापा को बुलाने के लिए सब पूरे हाथ को हिलाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो देखना स्पेसिफिक पाम को यानी हथेली को, सिर्फ हथेली को ऐसे हिलाता है, टट्टा बाबा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जनरल पहले पूरे हाथ को हिलाता था लेकिन अब वो स्पेसिफिक सिर्फ हथेली को हिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया जनरल टू स्पेसिफिक, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। ठीक है, चलिए इसको फिगर की मदद से अगर समझे तो इसमें क्या होता है कि इसको और नाम से जाना जाता है ना। फिगर देखेंगे आप, इसमें फिगर क्या कहता है कि बच्चा पहले कोई चीज़ को अगर खाना चाहता है तो देखिएगा हाथ में, अगर फिगर में आप नज़र आ रहा होगा तो फिगर में देखिएगा बच्चे उस सामान को पूरे हाथ, दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है, पूरी तरह से वो खा रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो पेंसिल को एक स्पेसिफिक वे से पकड़ने लगता है। पहले वो पेंसिल को पूरे हथेली से पकड़ता होगा, है ना, लेकिन अब जब वो उसकी उम्र बढ़ गई, जब उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे ग्रोथ किया, डेवलपमेंट और होता गया तो वो स्पेसिफिक तरीके से पेंसिल को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ उसका डेवलपमेंट हुआ, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है टर्म डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। देखिए दोस्तों, 2 प्लस 2 मिला के कितने हो गए? 4। लेकिन अगर इसी 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 + 3 या 2 + 2, इसका मतलब क्या है? ये 2 और 2 मिल के 4 हो गए, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। और जब एक चीज़ टूटता है और अलग अलग भागों में टूट जाता है तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। ये योग का ही भाग है और ये मेरा डिवाइड का ही रूप है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि द डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू होल एंड फ्रॉम होल टू स्पेसिफिक। यानी अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो होल से, है ना, सॉरी होल से नहीं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। मैंने क्या बताया था? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। लेकिन अगर इसको और तोड़ दिया जाए तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है ना दोस्तों वो क्या होता है? जनरल से स्पेसिफिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है ना वो क्या होता है? फ्रॉम स्पेसिफिक टू होल, यानी स्पेसिफिक से क्या होता है? होल, और फिर होल से क्या होता है? स्पेसिफिक। कहने का मतलब देखिए, स्पेसिफिक से होल और होल से
स्पेसिफिक, यानी एक दूसरे से वो इंटीग्रेट है यानी जुड़े हुए हैं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इट इज़ इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, है ना, ऑफ ऑल पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी इसके शरीर के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, सभी अंगों का एफर्ट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होता है यानी जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है 7 नंबर में, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है अंतर संबंधित। डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सभी के सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं यानी संबंधित होते हैं। जैसे ए फेमस कोट, एक देखिएगा पॉपुलर एक कहावत है, हेल्दी माइंड रिसाइड इन हेल्दी बॉडी, यानी हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड निवास करता है ना। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका मस्तिष्क भी हेल्दी रहेगा, है ना। विच इंडिकेट्स, जो बताता है दैट डेवलपमेंट ऑफ वन ऑर्गन्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन। कहने का मतलब कि शरीर का एक अंग का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे अंग के डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड करता है। जैसे कहने का मतलब अगर इंसान का मस्तिष्क का अगर सही डेवलपमेंट नहीं हुआ तो अन्य भागों का सही डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सभी जो पहलुएं हैं डेवलपमेंट के वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है यानी अंतर संबंधित है। ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करें अगली बात की, आठवें प्रिंसिपल्स की बात करें तो आठवां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर एक्शन। दोस्तों इसके बाद मैं एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, है ना। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण, पर्यावरण, ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ और वहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। वहाँ पर एक टर्म पढ़ाएंगे, नेचर वर्सेस नर्चर। क्या पढ़ाएंगे? नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर जो होता है वो हेरिडिटी को दिखाता है और ये जो नर्चर है वो बताता है इन्वायरमेंट को। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट आपके हेरिडिटी पर भी और इन्वायरमेंट पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पर, है ना। तो नेचर और वर्सेस नर्चर की बात करें तो जो एक्टिव इंटरेक्शन है किसका? इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे देखिए ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब होता है माँ बाप से लिया गया गुण, और नर्चर जो है यानी इन्वायरमेंट यानी जो बाहर एक्सटर्नल की बात हो रही है। तो नेचर क्या हो गया? इंटरनल, और नर्चर क्या हो गया? एक्सटर्नल। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटरएक्ट होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल का, और वो है फाइनल, और वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत। जैसा कि हमने पढ़ा है, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड कंटिन्यूटी। कहने का मतलब हम लोगों ने ये डिस्कस किया, कुछ मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है और वो कंटिन्यूटी रहता है। कंटिन्यूटी मतलब वो कोख से लेके कब्र तक, है ना, वो लगातार चलता रहता है। जिसका मतलब क्या है ना कि इट्स सीक्वेंस कैन बी प्रिडिकेटेड। इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो क्रम है वो पता लगाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप फिगर में देख रहे होंगे कि हर कोई जानता है कि बच्चा 1 साल के बाद क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही 2 साल होगा, अपने आर्म्स की मदद से, अपने बाजुओं की मदद से वो शरीर को, है ना, भार यानी उसको लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, उठाना स्टार्ट कर देगा। फिर अपने पैर, लेग्स की मदद से, वो घुटनों की मदद से, है ना, नी की मदद से वो खड़ा होने का प्रयास करेगा। फिर वो अपने पैरों की मदद से खड़ा हो जाएगा, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ये जो सीक्वेंस है ना दोस्तों, एज के अनुसार हर लोग पहले से अनुमान लगाए बैठे हैं और सही भी होता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, है ना। डेवलपमेंट बच्चे का पहले से पता लगाया जा सकता है कि किस उम्र में वो किस तरह का व्यवहार करेगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा,
यानी 3 साल हो जाएगा तो बच्चा घुटने की मदद से खड़ा होने लगेगा, 4 साल हो जाएगा तो चलना स्टार्ट कर देगा, 5 साल में वो खूब दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना, और हम लोग आगे बात करेंगे कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या होता है ना। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को मैं नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूं और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा लेते रहें। कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन हो, कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन हो, इन चैप्टर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रहता ही है। और अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें, नोट डाउन करें, नोट्स मेकिंग करें और ज़रूर रिवाइज करें। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।